हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में क्या है, देखो सबसे पहले तो पैरामीशियम के संघ की बात कर लें हम, तो ये प्रोटोजुआ संघ में आता है। ठीक है, इससे पहले हमने अमीबा पढ़ा था और उससे पहले हमने सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़ा था। ठीक है, तो अब पढ़ रहे हैं हम क्या, पैरामीशियम। इसको पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, संघ इसका क्या होता है, प्रोटोजुआ। गण की बात करें तो जिम्नोस्टोमेटिडा, और वर्ग की बात करें तो सिलिएटा होता है, और ये एक कोशिकीय जीव होता है हमारा। ठीक है, और जो अगर हम इसके जंतु वैज्ञानिक नाम की बात करें या जूलॉजिकल नेम की बात करें तो पैरामीशियम कॉर्डेटम इसका जूलॉजिकल नेम होता है। इसके बाद अगर हम आवास की बात करें, यानी कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है या कहाँ ये रहता है, तो ये हमारा तालाब, पोखर, झील के जो अलवणीय जल होता है उसमें पाया जाता है, जो लवण मुक्त होता है। ठीक है, जिसमें लवण नहीं होते ऐसे उसमें पाया जाता है। ये कहाँ, तालाब, पोखर, झील के अलवणीय जल में। और ये क्या है, हमारा मुक्त जीवी हमारा प्राणी है ये। ठीक है, इसके बाद हम पैरामीशियम की संरचना की बात करें तो इसमें देखो सबसे पहले तो पैरामीशियम स्लीपर के आकार का जंतु होता है। ठीक है, इसका चित्र भी मैं दिखाऊंगा। एक स्लीपर के आकार का ये जंतु होता है हमारा। ठीक है, इससे पहले छोटी छोटी बात कर लें। ये देखो, ये जो होता है हमारे हरे रंग का होता है, और क्योंकि इसमें जू क्लोरेला नाम का एक शैवाल पाया जाता है जिसके कारण ये हरा रंग का होता है। ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें और चौड़ाई की बात करें तो ये हमारा पैरामीशियम 0.08 मिलीमीटर लंबा, ये मतलब 0.08 से 0.35 मिलीमीटर तक लंबा, और 0.02 से 0.10 मोटा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसकी बात करें संरचना की, तो स्लीपर के आकार का जंतु है, हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, और चारों ओर से पेलिकल से ढका होता है। ठीक है, पेलिकल एक झिल्ली होती है जिससे चारों तरफ से ढका होता है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर अनेक सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे अनेक इसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, चित्र में भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, जैसे अगर हम चित्र की बात करें तो ये देखो, इसमें देखो एक तो इसके चारों तरफ पेलिकल झिल्ली पाई जाती है ये। ठीक है, और फिर इसके बाद इस पे सीलिया पाए जाते हैं। देखिए ये, इन्हें कहेंगे हम सीलिया। ये जो इसके ऊपर ये सब चीजें हैं, ये डंडे डंडे से, इन्हें कहते हैं हम सीलिया। ठीक है, ये क्या काम करती हैं, ये इसके चलने में मदद करती हैं। ठीक है, गमन में इसके मदद करती हैं। इसके बाद अधर तल पर एक खांच पाई जाती है। देखो, जैसे ये इसका अधर तल है तो यहाँ पर एक खांच पाई जाती है। ठीक है, ये खांच है इसकी। इसके बाद खांच की बात कर ली हमने, खांच पाई जाती है जो नीचे की ओर कोशिका ग्रसनी में खुलती है। देखो, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये नीचे की ओर कोशिका ग्रसनी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये खुलती है कोशिका की ग्रसनी में। ठीक है, ये देखो कोशिका का मुख है और यहाँ कोशिका ग्रसनी में ये खुलती है। ठीक है, अब देखो ग्रसनी में खुलती है, इसका जीव द्रव्य दो भाग में बटा रहता है। ठीक है, और बाहर वाले को एक्टोप्लाज्म कहते हैं और तथा अंदर वाले को एंडोप्लाज्म कहते हैं। जो इसका हमारा जीव द्रव्य है वो दो भागों में बटा होगा, बाहर वाले को एक्टोप्लाज्म और अंदर वाले को एंडोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे केंद्रक को हम लघु केंद्रक तथा बड़े केंद्रक को हम गुरु केंद्रक कहते हैं। देखो, इसमें दो केंद्रक है हमारे। देखो, जैसे ये वाला हमारा लघु केंद्रक है। ठीक है, और गुरु केंद्रक को देखें हम तो ये वाला, ये जो ये बड़ा वाला ये गुरु केंद्रक और ये छोटा वाला लघु केंद्रक। ठीक है, गुरु केंद्र कहते हैं। इसके बाद पिछले सिरे पर तथा अगले सिरे पर संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती हैं। ठीक है, दो रिक्तिका पाई जाएंगी, एक देखो पिछले सिरे पर संकुचनशील रिक्तिका, एक अगले सिरे पर संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, दो इसमें संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती हैं। सीलिया की उत्पत्ति काइनेटोसोम से होती है। जो ऐसे डंडे डंडे से मैंने दिखाया था सीलिया है, उनकी जो उत्पत्ति होगी वो काइनेटोसोम से होती है। किससे होती है, काइनेटोसोम से। और जो काइनेटोसोम है वो काइनेटोडेस्मेटा से जुड़े रहते हैं, और काइनेटोडेस्मेटा जो है हमारे वे काइनेटी से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। काइनेटोसोम जो हमारी सीलिया हैं वो काइनेटोसोम से बनती हैं, और फिर जो काइनेटोसोम है वो काइनेटोडेस्मेटा से जुड़े रहते हैं, और काइनेटोडेस्मेटा जो है हमारा वो काइनेटी से मिलकर बनता है। ठीक है, और पैरामीशियम का यह तंत्र जो होता है हमारा, ये जो अभी बताया मैंने ये सारा, ये क्या कहलाता है, इंफ्रासीलियरी तंत्र कहलाता है। कभी कभी पूछ भी सकता है कि इंफ्रासीलियरी तंत्र क्या होता है। जो उसकी सीलिया होती है वो काइनेटोसोम से बनी होती हैं, जो काइनेटोडेस्मेटा से जुड़े रहते हैं। काइनेटोडेस्मेटा काइनेटी से मिलकर बने होते हैं, और पैरामीशियम कहते हैं तो इंफ्रासीलियरी तंत्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद पैरामीशियम के पिछले अधर तल
अधर तल पर कोशिका गुद छिद्र पाया जाता है जिससे खाद्य पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक, ये देखो अगर हम चित्र में देखें तो ये हमारा कोशिका गुद छिद्र है जिससे हमारा जो बेकार का खाना होता है वो बाहर निकलता है। इसके बाद अगर हम बात करें पैरामीशियम में जल संतुलन की, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी संकुचनशील रिक्तिका है वो अनावश्यक जल को बाहर निकालती रहती है और जल के जो इस नियंत्रण होता है ये व्यवस्था जो हमारा परासरण नियंत्रण कहलाता है, इसे यही हमारा परासरण नियंत्रण कहलाता है। वो परासरण नियंत्रण जो है मैंने अमीबा में पूरा मैंने बताया हुआ है कि परासरण नियंत्रण क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं पैरामीशियम परिचलन की। तो अगर इसकी गति की बात करें तो 1.5 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये गति करता है। इसके बाद इसमें गति कितने प्रकार की होती है, तो 3-4 प्रकार की गति होती है, वो भी देख लेते हैं। पहला देखो विसर्पण गति होती है। इसमें क्या होता है, पैरामीशियम जो है हमारा सीलिया के द्वारा धीरे धीरे रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। और सीलिया क्या है, जो उसके चारों तरफ पाए जाते हैं उन्हें हम सीलिया कहते हैं। इससे गति करेगा और धीरे धीरे रेंगते हुए आगे चला जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तरन गति की, तो तरन गति क्या है हमारी, इस विधि में पैरामीशियम तरंग की तरह गति करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है तरंग की तरह। देखो ऐसे जैसे तरंग गति करती है ऐसे गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। यदि सीलिया पीछे की ओर गति करेंगी तो पैरामीशियम आगे की ओर बढ़ेगा और यदि सीलिया आगे की ओर गति करेंगी तो पीछे की ओर गति करेगा। जैसे ये हमारा पैरामीशियम है, इसमें ये सीलिया है, अगर ये ऐसे पीछे की तरफ गति करेंगी तो आगे बढ़ेगा और आगे की तरफ करेंगी तो पीछे बढ़ेगा। इसके बाद पैरामीशियम में पोषण की बात कर लें तो जो हमारा देखो इसमें क्या थी, 2 प्रकार की गति थी, विसर्पण और तरंग गति। इसके बाद हम बात करें पैरामीशियम पोषण की, तो ये एक जंतु संभोजी है, ठीक है, होलोजोइक। इसके बाद पोषण 3 पदों में इसमें होता है। देखो 3 पदों में कैसे, पहले भोजन को पकड़ेगा और अंतर ग्रहण करेगा, ठीक है, पकड़ेगा और अंतर कर लेगा। इसके बाद भोजन का पाचन होगा, फिर उसका अवशोषण होगा और स्वांगीकरण होगा और फिर होगा हमारा बहिक्षेपण। ठीक है, सबसे पहले अंतर ग्रहण और पकड़ना देखते हैं। तो पैरामीशियम भोजन के संपर्क में जब आता है तो उसकी जो सीलिया है इसकी गति इस प्रकार होती है कि जो भोजन है वो मतलब ऐसे ऐसे गति करेंगी और वो बवंडर सा बना लेंगी, ठीक है, और उसमें जो खाना है वो फंस जाएगा और खांच से होता हुआ अंदर ग्रसनी के रास्ते खाद्य रिक्तिका में पहुंच जाता है। देखो जैसे हम इसमें देख लें, ये हमारी ये सीलिया है ये गति करेंगी ऐसी कि यहाँ बवंडर बन जाएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो हमारा खाद्य पदार्थ फंस जाएगा और इसके द्वारा अंदर यहाँ आ जाएगा खाद्य रिक्तिका में, ठीक है, और यहाँ खाद्य रिक्तिका में इसका क्या होगा, पाचन होना स्टार्ट होगा, ठीक है, भोजन का पाचन एवं स्वांगीकरण। पैरामीशियम में भोजन का पाचन एंजाइम की सहायता से होता है, ठीक है। पैरामीशियम में अंतः कोशिकीय पाचन पाया जाता है, यानी कि कोशिका के अंदर पाचन पाया जाता है, ठीक है। तो पचा हुआ भोजन कोशिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो पचेगा भोजन वो जो शरीर की कोशिकाएं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, जिससे उन्हें ऊर्जा मिलेगी, जिससे अवशोषण कहते हैं। और उसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, अवशोषण। और यह अवशोषित भोज्य पदार्थ जीव द्रव्य में विलीन हो जाएगा, यानी कि जीव द्रव्य में इसका जो जीव द्रव्य है, इसका जो जीव द्रव्य है उसमें विलीन हो जाएगा, इसका जो अवशोषित ऊर्जा है ऊर्जा अवशोषित करेगा, ठीक है। और यह जो क्रिया है ये स्वांगीकरण कहलाता है। देखो जब अवशोषित करेगा तो उसे कहेंगे अवशोषण, और जो ये अवशोषण होकर अवशोषित पदार्थ है वो हमारा जीव द्रव्य में विलीन हो जाएगा या जीव द्रव्य में मिल जाएगा, तो उस क्रिया को कहेंगे स्वांगीकरण, ठीक है। इसके बाद आते हैं भोजन का बहिक्षेपण। पैरामीशियम में अपच भोजन कोशिका गुद छिद्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और यह क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। क्या होगा, जो कोशिका हमारा जो भोजन पचा उसका अवशोषण हुआ, स्वांगीकरण हुआ, उसके बाद जो भोजन बचा अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो पच नहीं पाया, ठीक है, उस भोजन का क्या होगा, जो कोशिका गुद छिद्र था इसका ये वाला, इससे क्या होगा, बाहर फेंक दिया जाएगा पैरामीशियम से, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम पैरामीशियम में श्वसन की, तो इसमें क्या होता है, विसरण विधि द्वारा श्वसन होता है, जिसमें क्या होगा, सीधा शरीर से O2 आएगी अंदर और CO2 बाहर निकल जाएगी शरीर से ही, ठीक है, तो विसरण द्वारा हो गया। इसके बाद पैरामीशियम में उत्सर्जन की बात करें तो पैरामीशियम में उत्सर्जन क्या होता है, इसमें जो हानिकारक पदार्थ होते हैं या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो शरीर के तल से ही बाहर फेंक दिए जाते हैं। जो शरीर का तल है ये इसके शरीर के तल से ही बाहर फेंक दिए जाएंगे, ठीक है।
इसके बाद पैरामीशियम में उत्तेजनशीलता की बात करें तो इसमें देखो उत्तेजनशीलता कुछ पॉइंट है उनमें होती है। देखो कैसे होगी। ठोस वस्तु की बात करें तो ये ठोस वस्तु से दूर चला जाता है, ठीक है। और सांद्र अम्ल, तीव्र प्रकाश, क्षार से, इन सब से भी दूर चला जाता है। अगर इनके संपर्क में आएगा तो इनसे जल्दी दूर भाग जाएगा, ठीक है। इसके बाद तनु अम्ल धीमा प्रकाश की ओर जाएगा। देखो जैसे तेज प्रकाश पड़ा तो धीमे प्रकाश की तरफ को चला जाएगा। इसके बाद जल की धारा के उल्टी दिशा में बहता है। जैसे जल की धारा ऐसे बह रही है तो ये ऐसे उल्टा गति करेगा, ठीक है। इसके बाद वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऋण ध्रुव कैथोड की ओर जाता है, यानी कि जैसे हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये ऋण ध्रुव की तरफ भागता है पैरामीशियम, ठीक है। इसके बाद जनन की बात करें तो पैरामीशियम में अलैंगिक जनन होता है द्विखंडन द्वारा और लैंगिक जनन होता है संयुग्मन द्वारा, ठीक है। दो प्रकार के जनन। अब देखो अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा क्या होता है, जब अनुकूल परिस्थिति होती है इसके लिए तो पैरामीशियम अनुप्रस्थ दरार के द्वारा, जो अनुप्रस्थ दरार होती है इसमें, उसके द्वारा धीरे धीरे सभी कोशिकांग सहित दो भाग में विभाजित हो जाएगा। देखो जैसे ये ऐसे धीरे धीरे दो कोशिकांग में विभाजित हो जाएगा अलग, ठीक है, विभाजित हो जाता है। इसके बाद और प्रत्येक भाग नए पैरामीशियम को जन्म देता है और दो पैरामीशियम बन जाते हैं। अलग अलग दो पैरामीशियम बन जाएंगे, टूट जाएगा बीच में से। 22 से 24 घंटे में द्विखंडन पूर्ण हो जाता है और द्विखंडन 200 पीढ़ियों तक होता है, जिसमें नए पैरामीशियम कमजोर हो जाते हैं। देखो अब जब ये है आधा टूटेगा तो दो बन गए, फिर आधा टूटेगा दोनों में से, फिर चार बन गए, ऐसे टूटते टूटते 200 पीढ़ियों तक होगा। तो जब सामान्य सी बात है कमजोर हो जाएगा। जब बताओ इसमें से 200 टुकड़े होंगे तो कमजोर होगा ना, तो कमजोर हो जाएगा। फिर इसके बाद संयुग्मन होता है, जिससे जो दो पैरामीशियम में एक साथ मिलके ताकत बन जाती है। मतलब दो पैरामीशियम एक साथ मिलेंगे और एक पैरामीशियम बन जाएगा, जिससे उनमें एनर्जी भी आती है, ठीक है। अब लैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा देखेंगे तो इस विधि में क्या होगा, दो पैरामीशियम अपनी अधर सतह से चिपक जाएंगे, जो अधर सतह है उनकी, और यह क्रिया संयुग्मन कहलाती है, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य अंतर द्रव्य पुल का निर्माण होता है। जब दोनों चिपकेंगे तो उनके बीच अंतर द्रव्य पुल का निर्माण होगा, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूंगा, ठीक है। पुल का निर्माण होता है जिसके द्वारा एक जीव के केंद्र के पदार्थ एवं कोशिका द्रव्य दूसरे जीव में चले जाते हैं और केंद्रक बार बार विभाजित होकर 4 लघु केंद्रक बनाएगा, 3 छुप जाएंगे और एक विभाजित होकर एक नर पूर्व केंद्रक तथा एक मादा पूर्व केंद्रक बना लेगा, ठीक है। क्या होगा हमारा, देखो इन दोनों के मध्य एक अंतर, सबसे पहले तो अधरतल से चिपक जाएंगे, ठीक है। फिर अंतर द्रव्य पुल का निर्माण कर लेंगे अधरतल से चिपक कर, ठीक है। फिर जो केंद्र के पदार्थ है और कोशिका द्रव्य है दूसरे जीव में चले जाएंगे, एक जीव के केंद्र के पदार्थ दूसरे में और दूसरे के पहले में, ठीक है। और जो केंद्रक है वो बार बार विभाजित होकर 4 लघु केंद्रक बना लेगा, ठीक है। और जिसमें से 3 तो छिप जाएंगे और एक जो होगा हमारा वो विभाजित होगा, नर पूर्व केंद्रक बनाएगा और मादा पूर्व केंद्रक बनाएगा, ठीक है। और जो हमारा मादा पूर्व केंद्रक है और नर पूर्व केंद्रक है, इनमें क्या होगा, नर पूर्व जो हमारा नर केंद्रक मादा केंद्रक से मिलेगा और युग्मनज बना लेगा, ठीक है। अब दोनों संयुग्मक कहलाएंगे, ठीक है। और ये जो संयुग्मक होते हैं अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब इसका जो केंद्रक है वो विभाजित होकर 4 लघु केंद्रक बना लेगा और 3 नष्ट हो जाएंगे और चौथा एक लघु केंद्रक तथा एक गुरु केंद्रक बना लेगा। इस प्रकार दो पैरामीशियम से संयुग्मन क्रिया में 4 पैरामीशियम की उत्पत्ति हो जाएगी। अब बात करें हम पैरामीशियम में अंतः मिश्रण द्वारा जनन क्या होता है, तो देखो ऐसा जनन जिसमें एक पैरामीशियम के केंद्र के पदार्थ एवं जीव द्रव्य आपस में विभाजित होकर उपरोक्त की भांति 4 गुरु केंद्र, ठीक है। क्या होगा, देखो पहले में क्या था, इसमें ऐसा होगा कि केंद्र के पदार्थ एवं जीव द्रव्य आपस में विभाजित होकर उपरोक्त की भांति 4 गुरु केंद्रक और 4 लघु केंद्रक में विभाजित होकर 4 नए पैरामीशियम का निर्माण, मतलब 4 अलग अलग लघु केंद्रक बनेंगे और उनमें से 4 पैरामीशियम बन जाएंगे। अब देखो अगर हम इसकी संरचना देखें तो देखो ये पैरामीशियम है, ये सीलियां हैं, ठीक है। इसके अंदर ये संकुचनशील रिक्तिका है, ये हमारा लघु केंद्रक है, ये गुरु केंद्रक है, ठीक है। ये हमारी सीलिया बता दी और ये हमारी पेलिकल है, ठीक है। पेलिकल के बाद ये हमारा एंडोप्लाज्म है अंदर वाला और बाहर वाला हमारा एक्टोप्लाज्म है, ठीक है। देखो एक्टोप्लाज्म है, ये देखो ये बाहर वाला हमारा एक्टोप्लाज्म है। इसके बाद हम बात करें लघु केंद्रक बता दी, ये जो है ये हमारा कोशिका मुख है, ठीक है। ये हमारा इसमें कोशिका मुख है। इसके बाद ये हमारी ग्रासिका है और ये हमारा खाद्य रिक्तिका है। ये हमारा कोशिका गुज छिद्र है। ये जो हमारी ये छोटे छोटे ये ट्राइकोसिस्ट हैं, ये सीलिया हैं, ठीक है। और ये हमारी खाद्य धानियां हैं इसमें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।